जब देश में एक एक वोट की अहमियत हो तब वोटर लिस्ट में घुसपैठियों की भरमार किसके इशारे पर हुई? कौन थे वो गद्दार जो चंद पैसों के लिए बांग्लादेश के मौलानाओं, कट्टरपंथियों और घुसपैठियों को हमारे लोकतंत्र में पिछले दरवाजे से दाखिल करवा रहे थे? कौन था जो यह आश्वासन दे रहा था कि तुम बस तैयारी करो, मैं वोटर लिस्ट, राशन कार्ड, आधार कार्ड बनवा दूंगा। सालों से फर्जी दस्तावेजों के दम पर इन्हें भारत के वोटर बनाए रखा गया ताकि एक सुनियोजित वोट बैंक को जिंदा रखा जा सके। लेकिन अब जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में चुनाव आयोग ने एसआईआर लागू कर पहले बिहार में वोटर लिस्ट की सफाई शुरू की और अब देश भर में वोटर लिस्ट रिवीजन का ऐलान किया, तो देश विरोधी साजिश के साझेदारों को अपनी हार की आहट सुनाई देने लगी है। विपक्ष अब बौखलाया हुआ है क्योंकि जिन्हें वो वोट बैंक समझते थे वो अब देश की सुरक्षा के लिए खतरा माने जा रहे हैं। यही वजह है कि आज जब फर्जी नाम हटाए जा रहे हैं तो सबसे ज्यादा हाहाकार उन्हीं दलों में मचा है जो इन नामों के बूते सत्ता का सपना देख रहे थे। एसआईआर सिर्फ एक प्रक्रिया ही नहीं, यह देश की वोटिंग सिस्टम से गद्दारी की साजिशों का सफाया है। गद्दारों को बाहर निकाल देश की सीमा से खदेड़ने का एक शानदार अभियान है और यही विपक्ष की सबसे बड़ी बेचैनी है, क्योंकि देश के लिए खतरा सिर्फ सरहद पर ही नहीं बल्कि उससे भी बड़ा खतरा देश के अंदर हमारे आपके आसपास पल रहा है। यह एक ऐसा टाइमर बम है जो किसी समय धमाके में बदलकर हमारे देश और समाज को बड़ा नुकसान पहुंचा सकता है। नमस्कार, कैपिटल टीवी के स्पेशल शो टर्निंग पॉइंट में आपका स्वागत है। मैं हूं नवेंदु शेखर झा। आज का टर्निंग पॉइंट में आपको बताएंगे कि आखिरकार चुनाव आयोग ने क्यों पूरे भारत में वोटर लिस्ट रिवीजन की घोषणा की है और घुसपैठिए कैसे हमारे देश में करोड़ों की संख्या में बसकर भारत को खोखला कर रहे हैं। हमारी आज की यह वीडियो हर भारतीयों को देखनी चाहिए क्योंकि यह वीडियो आपको कैपिटल टीवी के अलावा कोई दूसरा चैनल या कोई दूसरा यूट्यूबर नहीं दिखा सकता है। एसआईआर पर चुनाव आयोग का सबसे बड़ा ऐलान, अब पूरे देश में होगा वोटर लिस्ट रिवीजन। चुनाव आयोग की घोषणा से इंडी गठबंधन में सन्नाटा। पीएम मोदी का प्लान घुसपैठिया आउट तैयार। बिहार एसआईआर के बीच इलेक्शन कमीशन की ओर से पूरे देश में वोटर लिस्ट रिवीजन कराए जाने की बात से घुसपैठियों और देश की विपक्षी पार्टियों के बीच हड़कंप मच गया है। चुनाव आयोग का कहना है कि वोटर लिस्ट को पारदर्शी बनाने के लिए समय समय पर उसका रिवीजन करना जरूरी होता है ताकि इसमें शामिल अयोग्य व्यक्तियों को हटाकर चुनाव की पारदर्शिता को बढ़ाया जा सके। इलेक्शन कमीशन ने न सिर्फ एसआईआर पर हो रहे विरोध पर जवाब दिया बल्कि इसका महत्व भी समझाया। चुनाव आयोग ने साफ साफ कहा कि भारत का संविधान भारतीय लोकतंत्र की जननी है। क्या इन बातों से डरकर चुनाव आयोग को कुछ लोगों के बहकावे में आकर संविधान के खिलाफ जाकर फर्जी वोट डालने पर आंखें मूंद कर रहना चाहिए? चुनाव आयोग ने सवाल उठाते हुए कहा कि पहले बिहार में फिर पूरे देश में मृतक मतदाताओं, स्थायी रूप से पलायन कर चुके वोटरों, 2 स्थानों पर वोट दर्ज कराने वाले वोटरों और विदेशी वोटरों के नाम पर फर्जी वोट डालने नहीं दे सकते। आज हमारे देश में घुसपैठियों की संख्या कई करोड़ हो गई है और दावा किया जा रहा है कि आज भारत में 5 से 6 करोड़ घुसपैठिए हैं जो 2016 में केवल 2 करोड़ थे। पश्चिम बंगाल घुसपैठियों का अड्डा। हाल के दिनों में पश्चिम बंगाल को लेकर कुछ सनसनीखेज खुलासे हुए हैं। बांग्लादेशी घुसपैठिए बंगाल में टीएमसी के नेता और कार्यकर्ता तक बन रहे हैं। ममता बनर्जी इन्हें बढ़ावा दे रही हैं। यह बीजेपी का आरोप है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी कह चुके हैं कि ज्यादातर घुसपैठियों के आधार कार्ड पश्चिम बंगाल के 24 परगना जिले में बनाए जाते हैं और फिर वो पूरे भारत में फैल जाते हैं। ऐसे में अब घुसपैठियों के मकड़जाल से देश को बचाना है। हाल ही में जब घुसपैठियों को राहत देने का मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा तो देश की सबसे बड़ी अदालत ने साफ तौर पर कह दिया कि भारत कोई धर्मशाला नहीं है। हमारे पास पहले से ही 150 करोड़ की विशाल आबादी है। दूसरी ओर पीएम नरेंद्र मोदी ने बंगाल के दुर्गापुर से घुसपैठियों को आखिरी चेतावनी दे दी और खुलेआम खदेड़ने का ऐलान कर दिया। आपको पीएम मोदी का वो बयान एक बार जरूर सुनना चाहिए। लेकिन मैं दुर्गापुर की धरती से साफ साफ कह दो, जो भारत का नागरिक नहीं है, फिर से सुन लीजिए, जो भारत का नागरिक नहीं है,
जो घुसपैठ करके आया है उसके साथ भारत के संविधान के तहत न्याय सम्मत कार्रवाई होती रहेगी। दोस्तों, पीएम मोदी के इस बयान को हल्के में मत लीजिए, क्योंकि घुसपैठिए हमारे देश के लिए बहुत भारी हैं। पिछले दशकों में जिस तरह से घुसपैठियों ने देश में जनसंख्या का असंतुलन बढ़ा दिया है, उससे तो यही लगता है कि देश को अगर बचाना है तो घुसपैठियों को जल्दी से जल्दी निकालना है। लेकिन यह हमारे देश का दुर्भाग्य है, घुसपैठ पर जब भी कार्रवाई की बात होती है, हमारे ही देश के कुछ नेता, कुछ वकील, तथाकथित बुद्धिजीवी और कुछ मीडिया ढाल की तरह खड़े हो जाते हैं। ममता बनर्जी, राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव जैसे नेता खुलकर इनके समर्थन में आ जाते हैं और इनकी ऐसी पैरवी करते हैं जैसे यही घुसपैठिए हमारे देश के असली नागरिक हो। 2014 से पहले जहां इस समस्या को सरकार जानबूझकर नजरअंदाज कर देती थी, वहीं अब इसके खिलाफ माकूल कार्रवाई देखने को मिल रही है। और हाल में बिहार वोटर लिस्ट और उसमें रिवीजन इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि विश्व के कई विकसित देश जैसे अमेरिका और यूरोप के कई देश इस तरह की अवैध घुसपैठ से काफी परेशान हैं। भारत के कई राज्यों में अवैध घुसपैठियों पर जोरदार कार्रवाई की जा रही है। पूरे देश के कई हिस्सों से अवैध बांग्लादेशी घुसपैठिए गिरफ्तार किए जा रहे हैं। आज जहां भी बीजेपी एनडीए की सरकार है, वहां कड़ी कार्रवाई तेजी से देखने को मिल रही है। असम में हिमंता बिस्वा शर्मा ने घुसपैठियों की कमर तोड़ दी है। एक एक कर घुसपैठियों को असम से खदेड़ा जा रहा है। यही हाल उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली और उड़ीसा में देखने को मिल रहा है। लेकिन पश्चिम बंगाल और विपक्षी राज्य में एसआईआर का नाम सुनते ही ममता बनर्जी और दूसरे सीएम को दिल का दौरा पड़ने लगता है। जेएनयू के रिपोर्ट से देश भर में मची खलबली। कुछ दिनों पहले दिल्ली की जवाहरलाल यूनिवर्सिटी यानी जेएनयू ने एक रिपोर्ट जारी की थी, जिसमें चौंकाने वाले कई खुलासे किए गए थे। इस रिपोर्ट में बताया गया कि राजधानी दिल्ली में बड़ी संख्या में अवैध घुसपैठिए रह रहे हैं, जिनमें मुस्लिम, बांग्लादेशी और रोहिंग्या मुसलमानों की आबादी सबसे ज्यादा है। इस रिपोर्ट में कहा गया कि घुसपैठ की वजह से दिल्ली में हिंदू मुस्लिम आबादी के बीच जनसंख्या का असंतुलन भी हो गया है। रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया कि दिल्ली में रहने वाले अवैध घुसपैठियों में से करीब 96% मुसलमान हैं। ये घुसपैठिए ज्यादातर सीलमपुर, जामिया नगर, जाकिर नगर, सुल्तानपुरी, मुस्तफाबाद, जाफराबाद, द्वारका, गोविंदपुरी जैसे अन्य भीड़ भाड़ वाले इलाकों में बस जाते हैं, जहां वे संसाधनों पर दबाव डालते हैं और सामाजिक और धार्मिक समुदायों को नुकसान भी पहुंचा देते हैं। इन घुसपैठियों को बसाने में दलालों के अलावा मुल्ला मौलवियों की भी बड़ी भूमिका है, क्योंकि इन्हें बड़े बड़े नेताओं से सपोर्ट मिलता है। दलालों और मुल्ला मौलवियों की सांठगांठ इनके लिए रहने और नौकरी तक की व्यवस्था कर देती है। इसी सांठगांठ की मदद से इनके फर्जी दस्तावेज भी तैयार किए जाते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक इससे देश की कानून व्यवस्था और चुनाव प्रक्रिया पर भी बड़ा असर देखने को मिल रहा है। घुसपैठियों की वजह से दिल्ली में अवैध कॉलोनियों और झुग्गी बस्तियों की संख्या तेजी से बढ़ रही है, जिसका सीधा असर बुनियादी ढांचे पर भी पड़ रहा है, वो चरमरा रही है। अवैध घुसपैठियों के दिल्ली में बसने से शहर की स्वच्छता और जल आपूर्ति पर भी बड़ा असर पड़ा है। और आपको बता दें कि दिल्ली आज दुनिया की सबसे गंदी और प्रदूषित शहर में टॉप पर है। इसके अलावा इन घुसपैठियों की वजह से दिल्ली में स्वास्थ्य सेवाओं को भी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। और यही हाल देश के दूसरे राज्यों का भी है, खासकर असम, पश्चिम बंगाल, झारखंड और केरल का। भारतीयों का हक मार रहे हैं घुसपैठिए। घुसपैठियों की भीड़ बढ़ने की वजह से भारत के अस्पतालों और क्लिनिक में हमारे देश के असली नागरिकों का इलाज नहीं हो पा रहा है। जिन इलाकों में अवैध बांग्लादेशी रह रहे हैं, वहां एजुकेशन सिस्टम पर भी भारी दबाव है। इस समस्या ने गरीब इलाकों में शिक्षा की क्वालिटी पर गहरा असर डाला है। जेएनयू की रिपोर्ट के मुताबिक कम सैलरी वाली नौकरियों में दिल्ली जैसे राज्यों में स्थानीय मजदूरों और अवैध घुसपैठियों के बीच प्रतिस्पर्धा बढ़ गई है, जिससे भारतीयों के बीच भारी नाराजगी है, क्योंकि लोगों को रोजगार नहीं मिल रहे। दरअसल ये घुसपैठिए कम वेतन और कम सुविधा पर भी काम करने के लिए तैयार हैं और ये कर भी रहे हैं, जिससे कानूनी रूप से काम करने वालों के लिए अवसर सिकुड़ता जा रहा है। इससे लोगों की आमदनी में भी कमी आ रही है, जो कि एक बड़ी समस्या है। और ये लोग आपको हर जगह चाउमीन, चाट, गोलगप्पा और मोमोज बेचते मिल जाएंगे। ये लोग धार्मिक स्थल पर तिलक लगाते, कलावा पहनाते और राधे राधे, जय श्री राम का जयकारा लगाते मिल जाएंगे।
और वो वहां पर बम्पर कमाई कर रहे हैं, आपके पैसे से आपके खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं। इनके नजर पर हमारे धार्मिक तीर्थ स्थल तो हैं ही, ये लव जिहाद का खेल खेलकर भारतीय लड़कियों को भी अपने जाल में फंसाकर बड़ा अन्याय कर रहे हैं। गैर कानूनी तरीके से भारत में रहकर जिंदगी बहुत सुकून से जी रहे हैं और असली भारतीयों का हक मार रहे हैं। बदल गई डेमोग्राफी, घटने लगे हैं हिंदू। अगर हम राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की जनसंख्या संतुलन को समझने की कोशिश करें तो आजादी के बाद जब दिल्ली में 1951 में जनगणना हुई थी, तब दिल्ली में मुस्लिम आबादी 5.7% थी, जो साल 2011 में बढ़कर 12.9% हो गई। यानी 60 सालों में दिल्ली में मुस्लिम आबादी 2 गुने से भी ज्यादा तेजी से बढ़े। इस समय दिल्ली में मुस्लिम आबादी 7.2% तक बढ़ गई है, जबकि इसी बीच राष्ट्रीय स्तर पर मुस्लिम आबादी 4.4% बढ़ी है। वहीं दिल्ली की हिंदू आबादी 1951 में 84.2% थी, जो 2011 में घटकर 81.7% हो गई। इस समय दिल्ली में हिंदू आबादी में 2.5 यानी 2.5% की गिरावट देखी गई है। 2021 का जनगणना नहीं हुआ है, और जब यह जनगणना नहीं हुई है, जब यह नई जनगणना होगी, तो ये हिंदू और मुस्लिम का अनुपात का अंतर और ये आंकड़ा मुसलमानों के पक्ष में और बढ़ेगा। 2011 की जनगणना के मुताबिक पूरे देश में हिंदू आबादी में 0.7% की गिरावट आई। पश्चिम बंगाल में हिंदू आबादी में 1.94% गिरावट आई। वहीं पूरे देश में मुस्लिम आबादी 0.8% बढ़ी है, जबकि इस दौरान मुस्लिम आबादी बढ़कर 1.77% हो गई, जो अच्छी खासी बढ़ोतरी है। ये आंकड़े 2011 की जनगणना के मुकाबले हैं। पश्चिम बंगाल में 2001 में मुस्लिम आबादी 25% थी, जो 2011 में बढ़कर 27% के पार जा चुकी है। आज पश्चिम बंगाल में मुसलमान 30% से भी ज्यादा है। कोई दावा कर रहा है कि मुसलमान 32% तक हो गया है। आज बंगाल में करीब 10 करोड़ की आबादी में मुसलमान 3 करोड़ के आसपास पहुंच गए हैं। कभी बंगाल की राजधानी रहा मुर्शिदाबाद अब मुस्लिम बहुल इलाका बन गया है। यहां 2011 की जनगणना के मुताबिक कुल मुस्लिम आबादी बढ़कर 66.27% हो गई है, जबकि हिंदू आबादी 33.21% तक घट गई है। बांग्लादेश सीमा से सटे असम के जिले धुबरी, करीमगंज, दक्षिण सलमारा और काछर में मुस्लिम आबादी 32% तक बढ़ी है। 2011 में हुई जनगणना के राष्ट्रीय औसत अनुमान के लिहाज से आबादी में बढ़ोतरी 12.5% और राज्य स्तरीय अनुमान के मुताबिक 13.5% होनी चाहिए थी। सीमावर्ती जिले में मुसलमानों की आबादी अचानक बढ़ना बहुत से लोगों को सामान्य बात लग सकती है। इसमें कहा गया है कि यह पाकिस्तान और चीन की साजिश भी हो सकती है, लेकिन यह बहुत बड़ी टेंशन की बात है। ये भारत को खोखला कर रहे हैं। ये घुसपैठिए आपका हमारा हक मार रहे हैं। वनवासी राज्य झारखंड की घुसपैठ की बड़ी समस्या सामने आ रही है। आंकड़े चीख चीख कर इस बात की गवाही दे रहे हैं कि झारखंड के सबसे महत्वपूर्ण आदिवासी इलाके संथाल परगना में घुसपैठ की वजह से मुस्लिम आबादी तेजी से बढ़ी है। असम में 2041 तक 50% मुसलमान आबादी। असम के सीएम हिमंता विश्व शर्मा ने सिर्फ 2 दिन पहले हैरान करने वाली बात बताई। शर्मा ने कहा कि असम में 2041 तक मुसलमानों की आबादी हिंदुओं के बराबर हो जाएगी, यानी 50-50। शर्मा ने दावा किया कि प्रदेश में बड़ा डेमोग्राफिक शिफ्ट होगा। उन्होंने कहा कि 2041 तक यानी सिर्फ 16 साल बाद ही असम में मुसलमानों की आबादी 50% हो जाएगी, जो इस समय 34% हो गई है, जिनमें से केवल 3% मूल असमिया हैं, बाकी सभी बंगाली भाषी बाहरी मुसलमान हैं। यानी आप खुद समझ लीजिए, ये बांग्लादेशी हैं, ये रोहिंग्या हैं। और जब मोहन भागवत जो आरएसएस चीफ हैं वो कहते हैं कि हिंदुओं को ज्यादा बच्चे पैदा करने चाहिए, जो कथावाचक धीरेन्द्र शास्त्री कहते हैं, तो कुछ लोग इसे फर्जी ज्ञान बताने लगते हैं। आज देश के कई सीमावर्ती जिले मुस्लिम बहुल घोषित हो चुके हैं। झारखंड, बंगाल और केरल में शुक्रवार की छुट्टी कई जगह पर होने लगी है। कई जगहों पर ज्यादा मुसलमान हैं तो हिंदुओं को खुलेआम पूजा पाठ करने से रोक दिया गया है। आज रामनवमी में हर जगह पत्थरबाजी देखने को मिलती है, जिसमें घुसपैठियों और उनकी भारत को इस्लामिक स्टेट बनाने की सोच नजर आती है। गजवाए हिंद की षड्यंत्र की बू आती है। घुसपैठ की असली वजह कांग्रेस, टीएमसी, लेफ्ट। पश्चिम बंगाल है घुसपैठ का प्रवेश द्वार। देश भर में घुसपैठ होती कैसे है, इसके लिए सबसे पहले आपको घुसपैठ के रास्ते को समझना होगा।
बांग्लादेश से सबसे ज्यादा घुसपैठ पश्चिम बंगाल के रास्ते से ही होती है। बंगाल से बांग्लादेश की 4096 किलोमीटर लंबी सीमा लगती है। इस सीमा पर जंगल, नदी, नाले और इसी का फायदा उठाकर बांग्लादेशी पश्चिम बंगाल में पहले दाखिल होते हैं। इसके बाद बस और ट्रेन के जरिए दिल्ली और देश भर के दूसरे राज्यों में पहुंचते हैं। लेकिन ये बांग्लादेशी घुसपैठिए सब कुछ खुद से नहीं करते। इनके लिए सीमा के दोनों ओर ऐसे गिरोह हैं जो इन्हें सीमा पार करा देते हैं। सबसे पहले बॉर्डर क्रॉस कराने वाला गिरोह होता है। कहा जाता है, आंकड़े बताते हैं, जो 15,000 से लेकर 20,000 रुपए में अवैध घुसपैठ को भारत की सीमा में करा देते हैं और फिर इसके बाद अवैध घुसपैठिए उस शहर की ओर बढ़ जाते हैं जहां उनकी जान पहचान के घुसपैठिए पहले से ही रहने लगते हैं। जब ये उनके पास उस शहर में पहुंच जाते हैं, उसके बाद फिर पैसे खर्च करके फर्जी आधार कार्ड, फर्जी पासपोर्ट बन जाते हैं। एक बार जब कागज बन जाता है तो अवैध घुसपैठिए नौकरी या फिर अपना कोई नया काम धंधा शुरू कर देते हैं। इसलिए अब देश के कई हिस्सों में मुस्लिम आबादी तेजी से बढ़ती जा रही है तो वहीं हिंदुओं की आबादी लगातार कम होती जा रही है। पश्चिम बंगाल में 1977 से लेकर 2011 तक कम्युनिस्ट पार्टी यानी वामपंथियों की सरकार थी। इन 3 दशक में बांग्लादेशी मुसलमानों को घर जमाई की तरह पश्चिम बंगाल में बसा दिया गया। लेकिन 2011 में ममता बनर्जी की सरकार आई और ममता के सत्ता में आने के बाद हालात और भी ज्यादा बदतर हो गए। गांधी परिवार और कांग्रेस पार्टी का एक बड़ा वर्ग हमेशा घुसपैठ को बढ़ावा देता रहा है और इसमें वोट बैंक की तरह वो इसे देखते हैं। 1947 में आजादी के बाद देश का बंटवारा हुआ। भारत के एक ओर पश्चिमी पाकिस्तान और दूसरी ओर पूर्वी पाकिस्तान 1971 में बना, जिसे हम बांग्लादेश के नाम से जानते हैं। आजादी के बाद से ही पूर्वी पाकिस्तान यानी आज के बांग्लादेश से मुस्लिम घुसपैठिए असम में दाखिल होने लगे थे। इसे लेकर असम के तत्कालीन सीएम भारत रत्न गोपीनाथ बोरदोलोई ने तत्कालीन गृह मंत्री सरदार पटेल के सामने गहरी चिंता व्यक्त की, जिसके बाद सरदार पटेल असम की घुसपैठ समस्या को तत्कालीन पीएम नेहरू के सामने लेकर गए। इस बीच 1950 आते आते असम में मुस्लिम घुसपैठियों की संख्या बहुत तेजी से बढ़ने लगी। इसे देखकर सरदार पटेल बेहद चिंतित हो गए। इस बारे में उन्होंने अपनी मृत्यु से 2.5 महीने पहले पीएम नेहरू को एक पत्र लिखा। लेकिन जवाहरलाल नेहरू ने इस समस्या को टालने के लिए एक अलग ही मोड़ दे दिया। सरदार पटेल के पत्र के जवाब में पंडित नेहरू ने 1 अक्टूबर 1950 को जो पत्र लिखा वो सिलेक्ट वर्क्स ऑफ जवाहरलाल नेहरू की सीरीज 2 के वॉल्यूम 15 के पेज नंबर 306 पर प्रकाशित हुआ था। इस पत्र में नेहरू लिखते हैं, प्रिय वल्लभ भाई, आपने मुझे पूर्वी पाकिस्तान यानी बांग्लादेश से असम में प्रवेश करने वाले मुस्लिम अप्रवासियों के बारे में पत्र लिखा था। हमें इनके प्रवेश पर रोक लगाने की कोशिश करनी चाहिए। ऐसे व्यक्ति और मुस्लिम घुसपैठियों की संख्या बहुत ज्यादा दिखाई नहीं देती। आपके भेजे गए कागजात के मुताबिक किसी एक दिन इन मुस्लिम घुसपैठियों की संख्या 120 थी। सामान्य तौर पर ये रोजगार ढूंढने वाले लोगों की भी आवाजाही है। इस अहम मुद्दे को जवाहरलाल नेहरू ने इतने हल्के ढंग से लेकर मामले को पूरी तरह से खारिज कर दिया। अब आप खुद सोचिए, आज चुनाव आयोग जो ऐतिहासिक काम कर रहा है, वोटर लिस्ट का रिवीजन कर रहा है, तो कैसे देश की पॉलिटिकल पार्टियों के पेट में दर्द हो रहा है। इनकी जमीन हिल रही है, इनकी सियासत द इंड के रास्ते पर चल रही है और ये लोग, इनको लग रहा है कि अब अगर वोटर लिस्ट में बिहार में 50 लाख लोगों के नाम कटेंगे और देश भर में 5 से 6 करोड़ लोगों को खदेड़ा जाएगा तो इनकी क्या हालत होगी। कौन इन्हें वोट देगा, कौन इन्हें सत्ता में लाएगा, कौन इनकी सत्ता की चिंता करेगा। इसलिए ये लोग बेचैन हैं, ये सियासी ड्रामा कर रहे हैं। लेकिन सवाल गंभीर है, ये भारत को खोखला कर रहे हैं। रोहिंग्या और बांग्लादेशियों के साथ मिलकर उनको बढ़ावा देकर हमारे देश की विपक्षी पार्टियां आज भारत के साथ बड़ा खेल खेल रही है और अगर तेजी से बहुत जल्द इससे नहीं निपटा गया, आने वाले समय में भारत में गजवाए हिंद का सपना जरूर साकार हो जाएगा। तो आज के लिए टर्निंग पॉइंट में इतना ही। हमने आपको डिटेल में घुसपैठ से लेकर उसका पूरा इतिहास और आज के दौर में उसका इंपैक्ट भारत में क्या हुआ है, कैसे वो भारतीयों का हक मार रहे हैं, एक एक बात आपको समझा दी है। अब आप कमेंट बॉक्स में बताइए आपकी राय क्या है। आप सावधान रहिए, अलर्ट रहिए और अपने आसपास पैनी नजर रखिए। धन्यवाद। जय हिंद।